हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास में जो भूगोल की किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमारा 6वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। यानी भूमि की जो आकृति है वो किस प्रकार की किस प्रक्रियाओं से बनी है, उन सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन है। तो हमने कल विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्य रूप से बताया था। आज हम बात करेंगे अंतर्जनित प्रक्रियाओं की। तो देखिए बच्चों, अंतर्जनित प्रक्रियाएं, अंतर्जनित प्रक्रियाओं का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो देखिए बच्चों, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत है। जो हमारी पृथ्वी के अंदर ऊर्जा निकलती है ताप से, क्योंकि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वह हमारी जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं आंतरिक, उनके लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो, और घूर्णन रोटेशनल एंड ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है उसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूतापीय प्रवणता, जो भूमि के ताप की प्रवणता है, जो प्रबलता है, एवं अंदर से निकले, पृथ्वी के अंदर से निकले ऊष्मा यानी ताप प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलती है तापमान से, पटल विरूपण, डिसएस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीयता, जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है उसको प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते। कहने का मतलब, भूतापीय प्रवणता और अंदर के ऊष्मा प्रवाह जो है वो भूपर्पटी मोटाई और दृढ़ता यानी मजबूती के कारण, यानी मजबूती में जो अंतर पाया जाता है, कहीं पे धरातल कमज़ोर है कहीं पर मजबूत है, उसके कारण जो अंतर्जनित जो बल हैं उनका जो कार्य होता है वो समान नहीं होता, वो भिन्न होता है। अतः विवर्तनिक द्वारा, विवर्तनिक का मतलब होता है जो हमारे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में हलचल होती है उसके द्वारा नियंत्रित, यानी पकड़ से मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है, और नियंत्रित मूल जो भूपर्पटी है उसकी सतह क्या है, असमतल होती है। अब बात करते हैं बच्चों पटल विरूपण की। देखिए, पटल विरूपण, डिसएस्ट्रोफिज्म। तो देखिए, सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित, जो भूपर्पटी है उसको संचलित करती हैं यानी हिलाती हैं, उत्थापित यानी ऊंचा उठाती हैं और निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कुछ प्रक्रियाएं इसमें दी हुई हैं, देखिए। पहली है तीक्ष्ण बलयन, यानी तीव्र बलयन यानी बलय परना, रिंग के माध्यम से पर्वत निर्माण, पर्वतों का निर्माण बलय के द्वारा होता है, तथा भूपर्पटी यानी धरातल की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं हैं। दूसरा है धरातल के बड़े भाग के उत्थापन, कोई भी धरातल है उसका कोई बड़े भाग ऊंचा उठ रहा है, उत्थापन यानी उठना, या विकृति यानी उसमें असमानता में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी, महाद्वीपों की रचना हुई उस संबंधी प्रक्रियाएं इसी में आती हैं पटल विरूपण में। तीसरी है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन, छोटे छोटे भूपर्पटीय में संचलन होता है, हलचल होता है, उसके कारण जो उत्पन्न भूकंप वो भी पटल विरूपण के कारण होते हैं।
चौथा है परपर्टी प्लेट। परपर्टी प्लेट यानी जो धरातलीय प्लेट है उसके क्षैतिज संचलन करने से प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका, यानी इधर उधर खिसकती है जो हमारी धरातलीय प्लेट है, उससे प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका भी पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। प्लेट विवर्तनिक परिवर्तनी की प्रक्रिया में भू परपर्टी बलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। जो हमारी प्लेट विवर्तनिकी है उसमें भूपरपट्टी का बलय पड़ता है, बलन यानी उसमें मोड़ पड़ते हैं, उससे क्या है वो तीक्ष्णता यानी तीव्रता से विकृत यानी असमान हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। महाद्वीप की रचना है उसके कारण साधारण विकृति हो सकती है। इसके बाद देखिए बच्चों, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, यानी जो परिवर्तनीय बदलाव वाली पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। महाद्वीपों की रचना क्या है? महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनी पर्वत महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपरपट्टी में भ्रंश यानी दरार और विभंग यानी उसमें असमानता हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण, ये सभी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, प्लेट विवर्तनिकी, भूकंप, भ्रंश, विभंग आदि के कारण दबाव यानी दाब, आयतन यानी उसका आकार तथा तापक्रम यानी तापमान में परिवर्तन होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है, यानी सेलों का जो रूप परिवर्तन है वह शुरू हो जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो आता है आगे ज्वालामुखीयता यानी वॉल्केनिज्म। ज्वालामुखीयता ज्वालामुखी से संबंधित है। तो देखिए, ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सेलें, जो गर्म सेलें तरल रूप में हैं, वो सेलें या लावा मैग्मा का भूतल की ओर संचलन, भूतल यानी धरातल की ओर संचलन यानी आना, एवं अनेक आंतरिक, अंदर के तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है ज्वालामुखीयता में। और ज्वालामुखी से बहुत सारे स्वरूपों का निर्माण होता है, बहुत सारे ज्वालामुखियों के प्रकार हैं। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैल शीर्षक के अंतर्गत हमने ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है, जो हम पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। तो बच्चों, ज्वालामुखीयता तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इसमें ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी प्रकार हैं, जितनी भी क्रियाएं, वो सभी सम्मिलित रूप में वो ज्वालामुखीयता कहलाती है। लावा का निकलना, लावा का ठंडा होना, लावा से विभिन्न प्रकार के भूतल का निर्माण होना, लावा से अनेक प्रकार के पर्वतों का निर्माण होना, ये सारी प्रक्रिया ज्वालामुखीयता कहलाती है। और ज्वालामुखी खाली वह होता है जो ऐसा छिद्र जिससे पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा धरातल पर बाहर निकलता है, वह एक ज्वालामुखी कहलाता है। तो कहने का मतलब, ज्वालामुखीयता में ज्वालामुखी अंतर्निहित है और ज्वालामुखी की प्रक्रिया ज्वालामुखीयता में आती है। अब आता है बच्चों बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। ये तो थी अंतर्जनिक प्रक्रियाएं जो हमारी पृथ्वी के अंदर अपना कार्य करती थी। अब आती है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक प्रोसेस, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। और बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में हम बात करेंगे पृथ्वी के धरातल पर कार्य करने वाली प्रक्रियाएं। तो देखिए बच्चों, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा जो है वो सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा, सूर्य की ताप ऊर्जा से एवं अंतर्जनित शक्तियों से जो नियंत्रित विवर्तन के टेक्टोनिक कारक हैं उनसे उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। इसमें देखिए क्या लिख रहा है। क्या आप सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ढाल प्रवणता जो है वो किसी भी पर्वत में जो ढाल बनता है वो आंतरिक विवर्तनिक कारकों के द्वारा ही होता है। तो देखिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, देखिए जैसे कि एक पर्वत है, पर्वत के ढाल पर हम किसी भी पत्थर को लुढ़काते हैं तो वह पत्थर क्या है, जैसा ढाल होगा उसी गति से वो नीचे आएगा। और ढाल के सारे जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का जो बल है, वह उसको अपनी ओर खींचता है किसी भी पदार्थ को। तो देखिए, अगर 90 डिग्री ढाल है तो वस्तु की जो गति है वो तीव्र होगी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे
30, 40, 45, 60, 70, 75, 80, 90 डिग्री तक का जो ढाल होंगे उनकी गति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब ढाल युक्त जो सतह वाले धरातल हैं उनके सहारे गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचलित करता है। ढाल की दिशा में नीचे की तरफ प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। जो प्रति इकाई क्षेत्र है उस पर जो गुरुत्वाकर्षण अनुप्रयुक्त बल है उसको प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है। ठोस पदार्थ में प्रतिबल किससे उत्पन्न होता है? एक तो धक्का देते हैं और एक खिंचाव, किसी वस्तु के द्वारा खींचना, जैसे चुंबक के द्वारा लोहे को खींचना। इससे विकृति प्रेरित होती है। विकृति का मतलब उसमें असमानता होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल विलगकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन, कोणों के आधार पर विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विसर्पण का मतलब सर्पिली आकृति में फिसलन, स्लिपेज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबल यानी अणुओं वाले प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे कि तापमान में परिवर्तन, इन तापमान में बदलना, तापमान का बदलाव, क्रिस्टलन का मतलब होता है जो पदार्थ जिन अणुओं परमाणुओं से बनाए, एवं पिघलन यानी पिघलने के द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं। जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे चूने की रासायनिक प्रक्रिया होती है तो जल जो है उससे क्रिया कर करके उसके संगठन को क्या कर देता है? ढीला, तथा विलेय पदार्थों जो जल में घुल जाते हैं उनको घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, अपक्षय का मतलब होता है किसी वस्तु का टूटना, बृहद क्षरण का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में वस्तु का टूट करके आगे बढ़ना, अपर्दन एवं निक्षेपण का मतलब होता है जमाव करने का मूल कारण है। बच्चों हम देख सकते हैं अनाच्छादन प्रक्रिया की कि अनाच्छादित प्रक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: अपक्षय, बृहद संचलन और अपर्दन या परिवहन। और अपक्षय प्रक्रिया होती है प्रेरक बल और ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, आणविक दबाव या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वस्तु टूटती है। बृहद संचलन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पर्वतों से मलबा नीचे की तरफ खिसकता है घाटियों की तरफ, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है जो बृहद संचलन कहलाता है। और एक होता है अपर्दन जिसको हम परिवहन भी कह सकते हैं। वो एक गतिज ऊर्जा है जो मिट्टी हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता रहता है। अब देखिए बच्चों आगे, चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, हमारे धरातल पर अनेक प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। जब हमारे धरातलीय जलवायु प्रदेश ही भिन्न हैं तो वहाँ पर कार्य करने वाली बहिर्जनिक जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं वो भी भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण यानी वर्षा 2 महत्वपूर्ण जलवायुवीय तत्व हैं। ये जलवायु के 2 तत्व हैं, तापमान और वर्षा, और इन्हीं पर संपूर्ण जलवायु निर्भर करती है जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। जितनी भी भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनको सामान्य रूप से हम अनाच्छादन डेनुडेशन भी कह सकते हैं। अनाच्छादन शब्द का अर्थ होता है निरावृत या करना या आवरण हटाना। किसी भी चट्टान या वस्तु का आवरण जब हटता है तो उसे अनाच्छादन शब्द कहा जाता है। अनाच्छादन में अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन यानी आगे बढ़ना, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अनाच्छादन में प्रवाह चित्र 6.1 में अनाच्छादन प्रक्रियाएं जो ऊपर दे रखी हैं और उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण यानी तापीय प्रबलता जो तापमान है उसके कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं। अनेक प्रकार के जलवायु प्रदेश स्थित हैं जो अक्षांशीय, मौसमी एवं जल स्थल
विस्तार में भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो अभी बताया था पहले ही, जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार, वितरण जो प्रमुखतः ताप एवं वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं। जो वनस्पति है, यानी कहने का मतलब जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वनस्पति अधिक पाई जाती है, वनों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो वायुजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। ये विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायुवीय तत्व, जैसे कि ऊंचाई में अंतर है, दक्षिण मुखी ढाल जो हैं उस पर पूर्व तथा पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। यानी पर्वतों के ढाल भी जो अधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च है दोबारा से वायु का वेग, हवा की गति एवं दिशा, वर्षण की मात्रा यानी वर्षा की मात्रा एवं उसके प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण यानी वर्षा एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण यानी बर्फ़ का पिघलना एवं पिघलने की आवृत्ति, कितनी बार पिघला उसकी आवृत्ति, बारंबारता, तुषार, फ्रॉस्ट व्यापन, तुषार यानी पाला पड़ना की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। सभी वायुजनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या है, तो वो बच्चों यहाँ पर आएगा तापमान। अब देखिए आगे, यदि जलवायु कारक समान हो तो वायुजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता सेलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है। अगर जलवायु कारक भी अगर समान है तो वायुजनिक जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं जो बाहर हमारे धरातल पर जो विभिन्न प्रकार के कारक अपनी प्रक्रियाएं करते रहते हैं, उनकी कार्यों की गहनता जो है वो सेलों के प्रकार और उनकी संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में बलन का मतलब होता है मोड़, भ्रंश, दरार, संस्तर यानी परत का पूर्वाभिमुखीकरण का मतलब होता है पहले से उसको दोबारा से संस्तर करना, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति यानी विभिन्न प्रकार की चट्टानों के जो जॉइंट होते हैं उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तर, तल, स्तरों का यानी परतों का तल, घटक, खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता, परमिएबिलिटी या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये कुछ जलवायु और अक्षय मेंटल की गहराई एस्क्रोव 1967 से रूपांतरित में संशोधित किया गया है। नूतन सेल ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे ये मध्यम रासायनिक परिवर्तन वाला क्षेत्र है। नंबर 3 में सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन वाला क्षेत्र। नंबर 4 मृत्तिका खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे 4 में। 5 पे एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता का क्षेत्र, ये 5वां पॉइंट है। 6वां है लोह और एल्युमिनियम ऑक्साइड मृदा, ये गहराई की तरफ, इधर की तरफ गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इनमें क्या है, ये तत्वों की भिन्नता दिखाई गई है अपक्षय के कारण। इसके बाद देखिए बच्चों, सम्मिलित माने गए हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है, यानी कहीं पे बाधा हो सकती है, कहीं पे बाधा रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायुवीय दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं विभिन्न अंशों पर। अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थल की आकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। जो अलग अलग दर होती हैं, अधिकांश वायुजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवगम्य इम्परसेप्टिबल हो सकता है। अल्पावधि में अनगम्य, कम समय में, दीर्घावधि में यह सतत शांति
फैटिग्यू सतत श्रांति का मतलब सतर्कतापूर्वक श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अतः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भू प्रॉपर्टी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रवाह एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कहने का मतलब जो भी धरातल के पदार्थ हैं, उनके प्रकार हैं, उनकी संरचना में अंतर है, वो भूआकृतिक प्रक्रिया उनके सक्रिय दर में अंतर आदि के कारण किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जन्य भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया गया है। तो बच्चों ये कुछ विवरण दिया हुआ है। कल पढ़ेंगे हम अपक्षय, वेदरिंग। आज के लिए धन्यवाद।